डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर लगाए प्रतिबंध। कहा बेवजह अमेरिका और इजराइल को बनाया जाता है निशाना। आईसीसी ने की आलोचना, कहा इंसाफ के लिए करते रहेंगे काम। अमेरिका में सरकारी विभागों का खर्च घटाने में जुटे ट्रंप प्रशासन का होने लगा विरोध। अदालतों तक पहुंचा मामला। दुनिया भर में राहत कार्यों के लिए फंड देने वाली संस्था यूएसएड को भंग करने के फैसले की भी आलोचना। दिखाएंगे इसका भारत पर क्या हो सकता है असर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका। हर दिन ट्रंप के नए फैसलों से क्या हो रहा है असर, करेंगे इसकी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत करना नहीं होगा समझदारी का काम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही थी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए नया समझौता करने की बात, मगर खामनेई बोले समझौतों के मामले में भरोसे लायक नहीं ट्रंप प्रशासन। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने दी चेतावनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी हिस्से में और तेज हो सकता है संघर्ष। अब तक यहां विद्रोहियों से छिड़े संघर्ष में जा चुकी है 3000 लोगों की जान। और दिखाएंगे पाकिस्तान का एक ऐसा गांव जहां हर घर में है यूट्यूबर और कुछ लोग एक दिन में कर रहे हैं 1 साल की कमाई। डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल उनके फैसलों की वजह से चर्चा में रहा और इस कार्यकाल की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई है। हर दिन उनके नए फैसले चौंका तो रहे हैं। कभी गजा को लेकर उनका नया प्लान, तो कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाओं से बाहर जाने का फैसला सुर्खियां बन गया है। और अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे दुनिया पर क्या असर होगा, ये भी जानेंगे कि यूएसएड एजेंसी को बंद करने से क्या भारत पर भी असर होगा। ये सब कवर स्टोरी में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक और चौंकाने वाले फैसले में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने इससे जुड़े सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि आईसीसी अवैध तरीके से और बिना आधार के अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाता है। इस आदेश के तहत आईसीसी में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों पर आर्थिक और वीजा से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश की निंदा की है और कहा कि वो अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा है। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने यह फैसला इस्राएली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका में रहते हुए लिया है। नेतन्याहू वॉशिंगटन के दौरे पर हैं और उन्होंने ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया। दरअसल आईसीसी में नेतन्याहू और इस्राएल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए वारंट जारी किया था, जिससे उन्हें कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और ये कानूनी अड़चनें हैं क्या, बता रहे बीबीसी संवाददाता जो इनपुट। जाहिर है अगर वो अमेरिका जैसे देश की यात्रा करते हैं जो आईसीसी का सदस्य नहीं है, तो उन्हें वहाँ गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो किसी आईसीसी के सदस्य देश की यात्रा करते हैं, तब उन्हें अरेस्ट होने का खतरा है। अब ये कहना मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से नेतन्याहू के लिए हालात बदलेंगे या नहीं, लेकिन इस फैसले से उन्हें एक कूटनीतिक ढाल जरूर मिली है। साथ ही अमेरिका ने इस एक हफ्ते में इसराइल के पक्ष में जो भी फैसले लिए हैं, जो भी घोषणाएं की हैं, उन्हें नेतन्याहू की एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जाएगा। और जैसा कि हम बताते रहे हैं, इसराइल अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों को खारिज करता है और आईसीसी को यहूदी विरोधी बताता है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से वो कई ग्लोबल संस्थाओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आईसीसी पर बैन लगाया है, डब्ल्यूएचओ से वो अलग हुए, एड रोकने की बात कही। तो आखिर वो ऐसा करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं? और जब अमेरिका और इजराइल आईसीसी के सदस्य हैं ही नहीं, तो फिर अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया? आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट डॉक्टर सूरज सिंह से। कायदे से एक तरह से इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने वाली बात है। इसके हाथ में वैसे पावर कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का वारंट करते हैं, हमास के कमांडर का वारंट करते हैं, तो एक तरह से तो ये इम्पार्शियल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः इसके पास पावर है ही नहीं। और ट्रंप का कहना बड़ा सिंपल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रपोर्शन में हम उनको डोनेट कर रहे हैं, उतना अगर हमें हेल्प नहीं कर रही, तो वी आर आउट ऑफ इट। तो किस तरह की हेल्प चाहते हैं? नेचुरली वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका चाहेगा कि हमास का तो कंडेम किया जाए और इजराइल का सपोर्ट किया जाए। सारिका जी, क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर दोनों पार्टी माने, पर सरपंच का फैसला है, क्रिमिनल नहीं है, कि दोनों पार्टी अगर माने और कहे कि
हम आपको पंच बनाते हैं और आप जो फैसला करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरबजीत का केस था या जाधव का केस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के पार में पाकिस्तान क्योंकि हिस्सा था उसका, और पाकिस्तान ने क्योंकि कहा था जाधव के केस में कि जो कोर्ट कहे कि हम मानेंगे, इसलिए वो लागू हो पाए। तो अगर कोई पार्टी पावर ही इनको ना दे तो टू बिगिन विद ये नॉन स्टार्टर, इनके पास पावर है ही नहीं। तो फिर ये बैन या जो रोक है, जो कुछ भी है, एक तरह से सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है, दोनों तरफ से सिंबॉलिक है। ट्रंप की तरफ से भी सिंबॉलिक है, ट्रंप की तरफ से थोड़ी ज्यादा मीनिंगफुल है कि नहीं, लेकिन मैसेज अगर क्या है उनके फिर symbolism का? वीजा आप रोक दें, या इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब है इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर में आपको पेमेंट ना मिले तो असर ज्यादा पड़ेगा। तो इस एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप की सैंक्शन में ज्यादा पावर है, आईसीसी की में नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, सब जानना चाहेंगे कि जब पावर है ही नहीं, जब इसका उस तरह से असर होगा ही नहीं, खासकर से अमेरिका, इजराइल वगैरह पर, तो एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। तो सिंबॉलिक मीनिंग से ट्रंप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता है कि अगर आप अमेरिका की लाइन तो नहीं करोगे तो आपकी इंटरनेशनल जो स्टेटस है उसमें कुछ कम नहीं है, हम आपको एक्सपोज कर देंगे। इसलिए सावधान रहो, अपनी लिमिट में रहो, आपकी बड़ी लिमिटेड पावर है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं। और सिर्फ संस्थाओं को लेकर ही फैसला नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिकी सरकार की प्रमुख विदेशी सहायता एजेंसी यूएसएड को बंद करने का भी फैसला कर लिया है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। पहले स्वतंत्र रूप से काम करने वाली इस एजेंसी को विदेश मंत्रालय में शामिल करने का ऐलान किया गया है। सोमवार को इस सहायता एजेंसी के कर्मचारियों को वॉशिंगटन हेडक्वार्टर से दूर रहने और घर पर रहने को कहा गया। एजेंसी का कहना है कि शुक्रवार की रात से कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। ये एजेंसी दुनिया के कई देशों और वहां के एनजीओ को अरबों डॉलर की मदद देती है। यूएसएड की स्थापना 1961 में उस वक्त के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। दुनिया भर में इसके करीब 10,000 कर्मचारी हैं और इसका सालाना बजट करीब 40 अरब डॉलर है। ये एजेंसी भारत की भी मदद करती रही है। कोविड महामारी के बाद यूएसएड के जरिए भारत को मिलने वाली मदद में बढ़ोतरी हुई। यूएसएड को मदद पाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पिछले 5 सालों में भारत को 73 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद मिली है इसके जरिए। भारत को दी गई मदद के बारे में यूएसएड की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इसने पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, पर्यावरण, क्लीन एनर्जी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। यूएसएड की मदद से भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। इसके अलावा देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर भी यूएसएड की मदद से स्थापित किया गया। और अमेरिका के इस फैसले का भारत पर असर क्या होगा, ये भी बता रहे हैं सीनियर एडवोकेट सूरज सिंह। निश्चित रूप में पड़ेगा, और भारत के जो इतने लोग पढ़े लिखे जो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, वर्ल्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ ट्रंप का कहना ये है ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम ही नहीं कर रही। लेकिन भारत में आईआईटी जैसी भी कुछ संस्थाएं जो उसके फंड से चलती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अगर ये फंड रुक जाते हैं तो भारत पर आगे असर आप क्या देखते हैं? निश्चित रूप में दुष्प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। जब हम इंजीनियर बनाते हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए नहीं बनता है, बल्कि वो सारे समाज का भला करता है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो सारे राष्ट्र की बल्कि विश्व की एक धरोहर है। तो ऐसे में हमें अब कमी तो होगी फंडों की, तो यहाँ फिर गवर्नमेंट का और जो प्राइवेट फंड है इंडिया का, उसका रोल ज़्यादा हो जाएगा। म्यांमार, जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी, सैन्य तख्ता पलट और फिर वहां सेना और विद्रोहियों के बीच चल रही जंग की वजह से। मगर थाईलैंड की सीमा पर बसा म्यांमार का एक शहर शावेकोखू भी खबरों में है, क्योंकि दुनिया की सबसे गरीब जगहों में से एक माने जाने वाले इस इलाके में इस शहर की शक्ल ही अलग है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लग्जरी होटल है, कसीनो है और माना जा रहा है कि चीन के गिरोहों के सरगना इस शहर से अरबों डॉलर कमा रहे हैं। यहाँ पत्रकारों को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसे चलाने वाली चीनी कंपनी ने बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड को कुछ पाबंदियों के साथ वहां जाने की इजाजत दी। फिर उन्होंने वहां क्या देखा, देखते हैं। पृथ्वी पर कुछ ही ऐसी जगहें होंगी जो इससे भी अनजान होंगी। ये एक चीनी शहर जैसा दिखता है। यहाँ मौजूद सभी इमारतों पर चीनी भाषा में लिखा गया है और चीनी कर्मचारी ही इस जगह को चलाते हैं। मगर फिर भी ये जगह चीन में नहीं है। ये जगह है म्यांमार के करेन राज्य में, एशिया का एक सबसे गरीब और अलग थलग राज्य, जहाँ विद्रोही पिछले 70 सालों से सरकार से जंग लड़ रहे हैं। So why has
तो फिर यताई नाम की एक चीनी कंपनी ने ये सब क्यों बनाया? ये $15 अरब का प्रोजेक्ट है, जिसमें कसीनो, आलीशान विला और साइबर पार्क्स हैं। इस कंपनी के आलोचक इसे मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह